हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए सभी छात्र छात्राओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया है। कई लोगों ने कमेंट करके बताया, कॉल भी की है। और एक चीज़ ये रही कि मैं हिंदी का वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड नहीं कर पाया हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज थे। फिलहाल में जिस बच्चे ने, जिस छात्र ने, किसी ने भी कॉल करके पूछा है हिंदी में क्या भैया किया जाए, क्या पढ़ लें, क्या आएगा, उन सभी बच्चों को हमने बताया है। और ज़्यादातर सभी लोगों ने कमेंट करके यही बताया है कि आपने जो भी बताया हुआ है वो सब का सब पेपर में फंसा हुआ है। कोई बता रहा हमारा स्कोर ये गया, ये गया, सब प्रकार सभी ने कमेंट करके बताए हैं। तो ये वीडियो कक्षा 10 वालों के लिए गणित का पेपर है। उसके लिए मैं कुछ टॉपिक आपको बताता हूं जो आप क्लियर करके जाइएगा, कंप्लीट करके जाइएगा। और यदि आपकी वो टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको वीडियो के माध्यम से उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। और हो सकता है इसके बाद में जो एक नेक्स्ट वीडियो आ जाए आपका, तो उसमें से हम सारे वो क्वेश्चन आपको देंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ज़्यादातर इससे पहले एक हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल में क्लैरिटी वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन आपको दिए गए सॉलिड क्वेश्चन है, उन्हीं में से कोई फंसेगा। पिछली बार भी बोर्ड परीक्षा में उससे क्वेश्चन आए थे, ज़्यादातर सारे क्वेश्चन उसी से फंसे हुए थे। तो हम बात करते हैं किन किस टॉपिकों से आपका पूछा जाएगा मैथ में। तो पहले हम बात करते हैं, पेपर को लेकर चलते हैं क्या पूछा जाएगा। जैसे दी गई संख्याओं का आवाज संख्याएं आपसे पूछी जा सकती है कि सबसे छोटी आवाज संख्या कौन होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी आवाज संख्या आपकी कितनी होती है? 1 होती है। और उसके बाद में कोई आपको एक समीकरण दिया जा सकता है, बहुविकल्पी की हम बात कर रहे हैं, जिससे आपसे विविध कर पूछा जा सकता है। या आपसे बोल दिया जाएगा यदि मूल्य समान है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। यदि मूल्य बराबर रहते हैं तब हमें मान ज्ञात करना है। तो उसमें कोई आपको दिया जाएगा समीकरण, यदि मूल्य बराबर होता है, मूल यदि आपके समान है तो उसमें आपको वैल्यू निकालनी होगी एक्स या वाई, जो जिस पद में समीकरण आपका दिया जाएगा। तो यदि आपका मूल बराबर है तो उसका डी इक्वल टू आपका क्या होता है? 0 हो जाता है। और यदि आपका एक मूल्य दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, तब आपसे मान पूछा जाए कि ए का मान ज्ञात कीजिए या एक्स का मान ज्ञात कीजिएगा। तो आप जो मूल्य दिया जाए, यदि उस समीकरण का एक मूल है तो वो उस समीकरण में मान रखने पर उस समीकरण को संतुष्ट कर देगा। दूसरी चीज आ जाती है आपसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या पूछेगा, बहुविकल्पी में कोई आप वैल्यू दे देगा आपको कि साइन थीटा बराबर आपको दे दिया गया है 3/5, ये आपको दे दिया गया है। तो आपसे कुछ काज पूछा जा सकता है, टेन पूछा जा सकता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि लाल बटे कक्का को आप जानते हैं, यानी लाल ये साइन हो गया, ये काज हो गया, ये आपका टेन हो गया। आपने 1 साल से प्रॉपर कोचिंग पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग जानते होंगे इसका साइन का अपोजिट कासेक हो जाएगा, कास का अपोजिट आपका सेक हो जाएगा, और टेन का अपोजिट आपका काट हो जाएगा। कुछ भी ये आप निकाल लेंगे, इसके बाद तुरंत एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसके माध्यम से आप लोग देखेंगे लाल बटे का क्या होता है, लंब बटे कड़, यानी लंब ये हो गया, कड़ ये हो गया, आधार आप लोग निकाल लेंगे। इसके बाद जो वैल्यू आपसे पूछी जाए, साइन पूछा जा सकता है, कास पूछा जा सकता है, टेन पूछा जा सकता है, आप लोग निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक आपको इसमें और क्वेश्चन पूछता है जिसकी वैल्यू आंसर में कितना आता है, आपका 1 आता है। आपसे बोल देगा साइन 61 अंश बटे काज 29 अंश। बच्चों, इसमें ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का योग जो होगा वो कितने अंश होगा? 90 अंश होगा। आप इस प्रकार का आपका दिया जाए तो इसका मान कितना होगा? यदि इन दोनों का योग कितना हो जाए, 90 अंश दिया जाए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, या करने के लिए आप लोग कैसे करेंगे, एक एंगल चेंज कर लेंगे। साइन 61 अंश आपका यही बना रहा बटे, इसको लिख सकते हैं काज 90 माइनस का 61। देखेंगे 90 में 61 अगर हम कम कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 29 बचेगा। अब आपका क्या होता है, काज 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है? साइन थीटा बच्चों होता है।
कितना होता है साइन थीटा। थीटा का मान कितना दिया गया 61। आप लोग काट देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इस तरीके से आपको देता है, तो अगर प्लस में एक संख्या कोई और देता है तो एक और जुड़ जाएगा, तो एक एक आपका 2 हो जाएगा। अगर माइनस देता है तो एक में एक घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, आपका 0 बच जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से 15 तक की संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग 1 से 15 तक की संख्या लिख लेंगे और समांतर माध्य निकाल लेंगे। आप लोग जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है कि पदों का योग, जो संख्या आपकी दिए गए हैं उनका योग कर लेंगे और उसके बाद में कितनी आपकी संख्याएं हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, अब भाग दे देंगे, तो वो संख्या हमें उसका समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। या आपको कोई संख्या दी जाएगी, उसमें कहीं बीच में एक संख्या x दी जाएगी या x+2 दिया जाएगा, x+5 दिया जाएगा और उसका समांतर माध्य आपको दिया जाएगा, तब भी वही सूत्र लगेगा, क्या समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग कर लेंगे बटे उस जितनी संख्याएं हैं आप उससे हम भाग दे देंगे। तो जो समांतर माध्य आपको दिया जाएगा उस जगह समांतर माध्य रखेंगे। आप लोग क्रॉस गुणा करके कैसे भी करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी चीज आ जाती है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। उसमें भी 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य, तो कुल मिला के समांतर माध्य आपसे बहुविकल्पी में एक पूछा जाएगा। उसके बाद में बच्चों आपको 2 निर्देशांक ज्यामिति से एक बहुविकल्पी पूछा जा सकता है कि जैसे 2 आपको निर्देशांक दिए गए, उसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, √x1 - x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 की होल स्क्वायर। और एक चीज और आ जाती है कि आपसे पूछा जा सकता है कि दो समरूप आपको चतुर्भुज दिए जाएंगे। समरूप चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा 4:9, तो आपसे भुजाओं का अनुपात पूछा जाएगा। यदि भुजाओं का अनुपात पूछा जाएगा तो उसका हम अंडर निकाल लेंगे, यानी इसका निकालेंगे 4 का कितना आ जाएगा 2 और 9 का कितना आ जाएगा 3, यानी आपका रेशियो निकल आएगा 2:3। यदि आपको भुजाएं दी जाएं कि 4:5 भुजाओं का अनुपात 4:5 दिया गया है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम इसका वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग करते हैं 16 हो जाता है और 9 का वर्ग करते हैं 81 हो जाता है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में हमने आपको बताया कोई द्विघात समीकरण आपको दिया जाएगा, जैसे x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 दिया गया है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जो 3 दिया गया है ये आपका एक मूल है, यानी वो x का एक मान है, तो x = 3 इस समीकरण में रख देंगे तो आपका k का मान आ जाएगा। उसके बाद त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन दिया गया 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 आपको दिया गया है। ये हमने जो वीडियो आपको एक डाला है ट्रिग्नोमेट्री का 18 मिनट, शायद 18 मिनट का है, तो उसमें से आपको दिया गया, आप देख लेंगे। वो बताया है कि वो वीडियो जो त्रिकोणमिति आपकी वो 10 नंबर की है, आप वो वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादातर उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी हम अगर हो सकता है शाम तक कोई एक ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो डाल देंगे, उसमें आपसे वो क्वेश्चन हम देंगे जो आपकी परीक्षा में मिलेगा। उसके बाद में आपको क्षेत्रफल बता दिया है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाए तो भुजाओं का अनुपात निकालना है तो रूट निकाल लेंगे। उसके बाद समांतर माध्य आपको पूछा गया, उससे मिलेगा सांख्यिकी से कि कोई संख्या दी गई है, इतने किलो का भार दिया गया, उनका समांतर माध्य दिया गया है, तो योग करके और उसमें संख्याएं आपको दी जाएंगी। उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ आप निकालना, दो संख्याएं जैसे आप मान ली 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो जैसे हम गुणनखंड फैक्टर करते हैं उससे हम क्या एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, यानी लासापा मासापा निकाल के उसको कर लेंगे। उसके बाद के किस मान के लिए रैखिक समीकरण आपको दिए गए हैं, युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो ये ध्यान रखेंगे a1/b1 = a2/b2 बराबर a1/a2/b1/b2 c1/c2 = आपका जो मान निकल आएगा, सब ये तीनों मान बराबर होंगे, निकालेंगे, अनेक हल निकल आएंगे। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद में आप एक आपको समद्विबाहु त्रिभुज यानी त्रिभुज एक दिया जाएगा ज्यामिति, उसको हल करना होगा कि उस तरीके से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हमें आपको
उसको सॉल्व करके बताएंगे। लिखा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। एक बेलन से आपसे क्वेश्चन आसानी से सिंपल सा पूछा जाएगा आपका 2 नंबर से कि बेलन की त्रिज्या दी जाएगी, तो बेलन की ऊंचाई दी जाएगी, तो बेलन का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्र आयतन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज आ जाती है, यदि बेलन की परिधि दी जाती है, परिधि दी जाती तो उससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि परिधि क्या होती है 2πr इक्वल टू जो दिया जाएगा वो निकाल लेंगे। 2 कांस्टेंट वैल्यू होती है और पाई का मान रखेंगे, कितना होता है 22/7 या 3.14 आपको उसमें दी जाएगी, उससे हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद में वही है, आपको दिया गया है एक HCF, जो 2 संख्याएं आपको दी गई 306, 657। आपसे बताया कि HCF LCM से सवाल मिलेगा, उसमें हो सकता है आपको गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालना दे जाए, या हो सकता है आपको 2 संख्याएं दी जाए, उनमें से एक या तो HCF दिया जाए या तो आपको LCM दिया जाए, यानी लासापा दिया जा सकता है या तो मासापा दिया जा सकता है। तो आपसे किसी में से एक संख्या आपसे पूछी जा सकती है, या तो 2 संख्याएं दी होंगी और लासा दिया होगा तो मासा पूछा जाएगा, या मासा दिया होगा 2 संख्याएं दी होंगी तो लासा पूछा जाएगा, या लासा दिया होगा, मासा दिया होगा और एक संख्या दी गई है तो आपसे दूसरी संख्या पूछी जा सकती है। तो उसके लिए सूत्र होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। वैल्यू पुट करेंगे। बच्चों बताया है कि आप परीक्षा हॉल में जाएं तो एक सकारात्मक मानसिकता के साथ में जाएं। जैसे आप बता रहे हैं कि हिंदी का पेपर हमारा बहुत अच्छा गया है, तो इजी पेपर आया है, तो जो भी सारे पेपर हैं सारे पेपर इजी आएंगे, बशर्ते आप लोग मेहनत, 1 साल मेहनत कर रखी है आपने, हिंदी में अच्छा सा पढ़ा है, अच्छा मैटर मिला है, सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं, पेपर आपको आसान लगा। इसी तरीके सारे पेपर आसान आएंगे। बात ये आती है कि हमने अगर पढ़ाई अच्छे से की है तो सारी चीज़ें आसान होती है, और वैसे भी सारे पेपर इजी ही आएंगे। आप लोग मेहनत से जा कर के टेंशन फ्री होकर के एग्ज़ाम हॉल में जाएं, आराम से पेपर दीजिएगा, सारा पेपर आपको आ जाएगा। बस ये नहीं सोचना है कि पेपर कैसा आएगा, पेपर ऐसा ना हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो फंसे, जरूर उसी से आएगा, वही सारी चीज़ें आती हैं हर साल, उसी सिलेबस है, वही आपका सिलेबस है, हर साल उसी से सारी चीज़ें आती हैं, वो आपको मिलेंगी, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं, आपको ऊंचाई दूरी से सवाल मिलेगा। सिंपल सी बात है कि ऊंचाई दूरी से आपको एक कोण 30 अंश देगा, एक कोण 45 अंश देगा। तो आपसे उसमें आधार या पूछ सकता है कि जो मीनार दी गई उससे उस व्यक्ति तक की दूरी, हो सकता है आपसे मीनार की ऊंचाई पूछ दे, हो सकता है मीनार पे एक झंडा टंगा हुआ उसकी ऊंचाई पूछ दे। बस इन्हीं में से 3-4 क्वेश्चन में से आपसे पूछेगा। 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश के कोण दिए जाएंगे। आप लोग आसान सिंपल जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो 2-3 नंबर वाले में वो बहुत सिंपल दिया जाएगा, 30-40 और 30-45 अंश के कोण वालों में से। और उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन ये मिलेगा कि त्रिभुज की लंबाई दी जाएगी, त्रिभुज की भुजाएं दी जाएंगी। 3, 4, 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसको 7/5 में विभाजित किया गया, उससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। हमने क्या बताया, जैसे क्वेश्चन दिया जाता है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी होती है। तो बच्चों बताया, एक हम क्या करेंगे, 5, 6, 7 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, और हमने ये मान लिया 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, उसको हमने मान लिया ए बी। बच्चों हम क्या करना, ए पर हमेशा हमें न्यून कोण बनाना। कितना न्यून कोण, यानी न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से कम का जो होता है वो आपका न्यून कोण होता है। इसमें 5/7 दिया गया है, तो यहाँ से हम 7 चाप लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7/5 दिया गया है, तो बच्चों क्या करेंगे, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। हमने बताया कि आप क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे पहले ABC, एक आपका त्रिभुज है। तो हमने क्या बताया, AB 5 सेंटीमीटर रेखा की, A से 7 सेंटीमीटर का चाप लगाया, B से 6 सेंटीमीटर चाप लगाया, इसी बिंदु पर काटते इसको आपस में मिला दिया। फिर हमने A को केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना की, न्यून कोण बनाया। न्यून कोण जानते हैं बच्चों क्या होता है, जो ऐसा कोण जिसका 90 अंश से मान कम होता है वो आपका न्यून कोण कहलाता है। यहाँ पर न्यून कोण बनाया, इसमें क्या 7 बराबर चाप लगाए।
कितने, एक मानक लेकर 7 बराबर चाप लगाया। फिर उसमें क्या किया, A5 को हमने B से मिला दिया। बच्चों हमने जब A5 को B से मिला दिया तो जो कोण ये आपका है, इसी कोण यानी A7 पर जो है, यहाँ पर वही सेम कोण मिलाकर इसकी समानता देखना, रेखा खींचनी, तो वही सेम कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर चाप लगाकर इसको आगे बढ़ाया और AB को आगे बढ़ाने पर ये हमने मान लिया M बिंदु पर आपको प्रतिच्छेदित करता है या काटता है, या M बिंदु पर आपको जाकर मिलता है। फिर हमने क्या किया, इसकी समांतर यानी BC की समांतर जब हम M और आगे वाली रेखा खींचेंगे तो जो कोण आपका ये है वही कोण यहाँ पर मिला करके इसको आगे बढ़ा देंगे, तो ये आपकी C' मान लिया। और ये 7/5 में विभाजित हो जाएगी। इसकी रचना के चरण लिखेंगे, बताया जैसा हम करते हैं रचना के चरण से हम लिखते हैं, वो आप लोगों पढ़ा होगा तो उसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमने बच्चों बताया आपको, हाँ एक क्वेश्चन आपको ये हो गया, त्रिकोणमिति का हमने कंप्लीट करा दिया है। और अब बताया कि ऊंचाई दूरी से मिलेगा आपको, ये हो गया। हाँ शंकु से मिलेगा एक क्वेश्चन, हो सकता है परिधि दी जाए, उसका आयतन, परिमाप या तिरछी ऊंचाई कुछ भी पूछा जा सकता है। मध्यमान, बारंबारता, और आपसे हो सकता है कोई मध्यमान दिया जाए तो उससे आपसे हो सकता है किसी की वैल्यू पूछी जाए। तो आप लोग सांख्यिकी कंप्लीट कर लेंगे। क्या क्या हमसे, बंटन का माध्य ज्ञात करना, माध्यिका ज्ञात करना, और बारंबारता हमने बच्चों बता दी, बारंबारता आपको दी जाएगी। तो हो सकता है मतलब जो भी निकालना है आप लोग निकाल सकते हैं। वो सूत्र L1 प्लस का L2 माइनस का L1 अपान F कोष्टक में n/2 माइनस का F, उस सूत्र के माध्यम से एक दो सवाल आपको एक सवाल दो नहीं, एक सवाल मिलेगा। आप उसके एक दो सवाल आप कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिएगा, आपके पास नोट्स ऑलरेडी होंगे। और उसके बाद बात करते हैं, हाँ शंकु से आपसे पूछा जाएगा। हाँ आपसे हो सकता है एक पूछे कि ऐसे दो संख्याओं का योग आपको दिया जाए और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया जाए, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि वो मूल ज्ञात कीजिए। या आपसे पूछा जाए दो मूलों का दो आपको मूल दिए जाएं, दो मूलों का योगफल ये दिया गया है, मूलों का गुणनफल ये दिया गया है, तो एक द्विघात समीकरण की रचना कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर बहुत ही इजी आएगा। बच्चों बताया है कि जैसा आपका हिंदी का पेपर इजी बना हुआ है, इजी आया था और बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्मेंस किया, अच्छा स्कोर दिया। हाई स्कूल वाले बच्चों को बताते हैं हम 70 में 70 करके आए, तो 70 में हिंदी में हो सकता है आपका कटे क्वेश्चन तो 65 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैथ में 1 नंबर भी आपका कटता नहीं, आपने किया है तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और पेपर बहुत ही हिंदी मैथ का इजी आएगा। आप लोग भी कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा और आप लोग सकारात्मक मानसिकता के साथ परीक्षा हॉल में जाइएगा और टेंशन फ्री होकर परीक्षा को दीजिएगा। आप लोगों को पेपर निश्चित रूप से आप लोगों को पेपर अच्छा ही बनेगा। और उसके बाद में निर्देशांक ज्यामिति से हम बात करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से आपसे पूछेगा, हो सकता है कोई एक त्रिभुज हो जिसके तीनों कोण जो हैं उनके निर्देशांक आपको दिए जाएं, तो आपसे पूछा जा सकता है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। तो उसके लिए आप बताया है कि जो आपको मध्य बिंदु दिए जाएंगे, त्रिभुज के जो कोने आपको दिए जाएंगे निर्देशांक, उससे हम क्या करेंगे, उनके बीच की दूरी निकालेंगे। जब हमें डिस्टेंस भुजाओं की या दूरियां मालूम हो जाएंगी, तो अगर भुजाएं तीनों समान है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, दो समान एक अलग है तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करता है पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से, अगर आप लोग देखते हैं कि एक भुजा जो सबसे बड़ी वाली भुजा उसका वर्ग शेष जो आपकी भुजाएं हैं उनके वर्ग के इक्वल हो, योग के इक्वल होता है, तो आपका समकोण त्रिभुज होगा। इस तरीके से आपसे पूछा जाए। हो सकता है आपको 4 निर्देशांक दिए जाएं चतुर्भुज का, पूछा जाए ये चारों संरेख हैं तो संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 x1 आप y2 माइनस का y3 प्लस x2 आप y3 माइनस का y1 प्लस x3 आप y1 माइनस का y2। इस तरीके से आपसे इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर 0 आपका आता है तो ये चारों बिंदु कैसे होंगे, आपके संरेख होंगे। इससे ज़्यादा निर्देशांक ज्यामिति से आपसे पूछेगा नहीं। हमने बताया मेंसुरेशन से आपका शंकु, बेलन
ये कर लेना। एक आपसे ये जरूर कंप्लीट कर लेना इस टाइप का क्वेश्चन। कोई आपका व्रत का एक व्रत जैसे है, ये आपका व्रत का एक खंड करेंगे, 4 बराबर, एक हिस्सा ये हो गए, एक हिस्सा ये हो गए, एक हिस्सा ये हो गया। यदि हम इसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो 1/4 कर लेंगे, और व्रत का क्षेत्रफल जो होगा उसको हम निकाल के उसका निकालें, मतलब चौथा हिस्सा कर देना। या पूरे व्रत का क्षेत्रफल निकाल करके हम क्या करेंगे, या पूरे गोले का क्षेत्रफल निकाल के हम 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में एक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका छायांकित भाग है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है, ये एक चाप है, इस चाप का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, पूरा चाप का क्षेत्रफल निकल आएगा। उसमें क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे, तो ये छायांकित भाग का आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। या 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग आपको दिया जाए तो संख्या ज्ञात कीजिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपको दिया जाए तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्रमागत अगर सम संख्या की बात करेंगे तो पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, x प्लस का 2। सम बोले या विषम बोले, अब ये नहीं करना कि सम आया तो 2 जोड़ दिया, विषम आया तो 3 जोड़े, नहीं, 2 ही जोड़ना। क्योंकि अगर हमने पहली सम संख्या हमने मान ली 4, तो 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 6 आएगी, यानी हम 4 में 2 जोड़ा तभी सम संख्या 6 मिली। यदि पहली विषम संख्या आपकी 5 आई तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 7। क्रमागत क्रम की बात करें तो 5 में 2 जोड़ा तभी 7 प्राप्त हुआ। यानी पहली संख्या यदि हमने x मान ली तो दूसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी। या पहली संख्या हमने x प्लस 1 मान ली तो दूसरी संख्या x प्लस का 3 हो जाएगी, क्योंकि हम 2 उसमें ऐड करेंगे। और क्रमागत की बात करेगा तो x और उसके बाद दूसरी संख्या जो होगी x प्लस 1, क्रम से आने वाली 4 के बाद 5 आएगा, 4 में हम 1 जोड़ देंगे। संचयी बारंबारता बता दी आपको। बंटन की सारणी की माध्यिका आपसे पूछा जाएगा, माध्यिका, माध्य और आपसे बहुलक, ये सारी चीज़ें बहुलक बताया है कि बहुलक और आंकड़े जो आपको दिए जाए उसमें उस आंकड़े में जिस पद की सबसे या जिस संख्या की सबसे अधिक बार आवृत्त होती है उसका वो बहुलक कहलाता है। अच्छा, उसके बाद में रैखिक समीकरण को हल करना शांत नाव में बताया बच्चों की, एक रेलगाड़ी से और एक नाव वाले से सवाल। इस बार बच्चों आपसे भिन्न का सवाल पूछेगा कि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ देने पर भिन्न का मान या भिन्न इतनी हो जाती है यदि उसके अंश या अंश और हर में एक एक जोड़ देते हैं। यदि उस भिन्न के अंश व हर में एक एक जब घटा देते हैं तो भिन्न हमें ये 2/7 प्राप्त हो जाती है। तो आप लोग उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रकार का आप लोग सवाल कंप्लीट करके ले जाएंगे। और बताया रेलगाड़ी नाव से संबंधित सवाल कंप्लीट कर लेंगे, 6 नंबर का आपका मिलेगा। बस इतनी सारी चीज़ें हैं आपसे जो परीक्षाओं में पूछी जाएंगी। और एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपसे दिया जा सकता है 2√3 प्लस का 5 सिद्ध कीजिए कि ये अपरमेय संख्या है, ये वाला भी कंप्लीट। या हो सकता पूछ दे √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो बच्चों इसके लिए हमने बताया है, यदि आपको दे दिया जाता है 2√3 प्लस का 5 एक अपरमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो बच्चों हमने इसके जस्ट विपरीत मानते हैं। क्या मानते हैं कि ये एक परमेय संख्या है। क्या संख्या? परमेय संख्या, जिसकी वैल्यू हम रखते हैं, हमने p और q मान लेते हैं, p व q। तो परमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में लिखी जाती है, वो संख्याएं आपकी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। तो ये 5 इसके साथ प्लस में है, इधर का में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2 रूट के साथ गुणा में है, इधर का में जाएगा, भाग में। तो इसके नीचे हम 1 मान के पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, p माइनस का 5q/q, ये आपका हो जाएगा 2√3 = 2 गुणा में, इधर आएगा भाग में, ये आपका हो गया। अब बच्चों क्या हमने माना था ये एक परमेय संख्या, तो मान लिया ये हमारी कैसी है, परमेय संख्या है। बट अगर हम लोग देखते हैं रियलिटी क्या है कि √3 एक परमेय संख्या जबकि नहीं है।
मतलब हम गलत तरीके से मान रहे हैं कि ये हमारी परमेय संख्या, क्योंकि हमने माना तो ये परमेय संख्या है, लेकिन √3 हमारी परमेय संख्या नहीं। तो अतः इस तरीके से लिख सकते हैं, जब √3 परमेय संख्या नहीं है तो ये भी परमेय संख्या नहीं होगी, जब ये परमेय संख्या नहीं है तो ये भी परमेय संख्या नहीं है। तो अर्थात परमेय संख्या नहीं है तो कैसी है? अपरमेय संख्या। इन सारे जो हमने आपको दिए हैं, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा। और ये बात कंफर्म है कि आप लोग किसी प्रकार माइंडली लोड मत लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। पेपर आपका हम लिखित में दे रहे हैं, पेपर आपका अच्छा बनेगा और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। बच्चों एक चीज़ और दिमाग में डाल लीजिएगा, कुछ लोगों का कहने का सार ये है कि जो पढ़ने का एक्चुअल समय होता है वो मॉर्निंग टाइम होता है, लेकिन हमारा कहना ये है कि पढ़ने का कोई समय नहीं होता है। जिस टाइम हम मन लगा के पढ़ने लगे वही पढ़ने का राइट टाइम है, पढ़ने का वही सही समय है। जब हम पढ़ना मन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं वही पढ़ने का समय, और अदरवाइज पढ़ने का कोई समय नहीं है। आप सुबह 4 बजे से खोल कर कापी बैठ जाइएगा और थोड़ा सा मारते रहिएगा, तो क्या हमारा कुछ कंप्लीट होगा? नहीं। जब आप फ्री माइंड होकर के बैठेंगे, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कभी भी। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि हमने लाइफ में जब मैं इंटर में था, फर्स्ट इंटर में पढ़ रहा, तो शायद सुबह तो पढ़ा ही नहीं हूँ, जब कभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अदरवाइज शाम को पढ़ता था। और ये समझो कि 2, ढाई, 3 बजे तक पढ़ता था। और आज जो लोग हमें जानते होंगे तो समझ रहे होंगे कहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग ये मत समझिए कि हम सुबह 2 बजे से जग करके 4 बजे से जग करके पढ़ें। आप जब तक पढ़ने में मन लगे आप लोग पढ़िएगा। पढ़ने का कोई समय निश्चित नहीं है, 24 घंटे समय दिया गया, 24 घंटे भी आपके लिए पढ़ने का समय है। आप डिसीजन लें, आप डिसाइड करें कब हमें पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों, आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा। आपका 100% श्योर है, आपका 100% इसका रिजल्ट जाएगा। निश्चित रूप से आप लोग जाइएगा, लिखिएगा पेपर में जो आपको दिया जाए, आप लोग जो आपको आता है सारी चीज़ें आप लिखिएगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, सब कुछ लिख कर आइएगा, आपके नंबर अच्छे ही आएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ इन्हीं बातों को लेकर मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए। इन्हीं